बदायूं में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक को ऐसी टक्कर मारी कि एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। रक्षाबंधन से पहले देवरिया में मिठाइयों पर प्रशासन की नजर, वहीं गाजियाबाद में स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र में हुए दर्दनाक सड़क हादसे की। देवरिया में रक्षाबंधन से पहले मिठाइयों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग के अभियान की। आज बात करेंगे गाजियाबाद में बढ़ते H1N1 संक्रमण की, जहां अब तक 7 मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। और आज बात करेंगे कन्नौज में त्योहारों को लेकर पुलिस की सुरक्षा तैयारियों की, जहां 12 वफात रक्षाबंधन और जन्माष्टमी को देखते हुए भारी पुलिस बल के साथ शहर में पैदल गश्त की गई। देखिए ये सभी खबरें विस्तार से। बदायूं बिलसी थाना क्षेत्र के नगला डल्लू गांव के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान वजीरगंज थाना क्षेत्र निवासी के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची बिलसी पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है और मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दी है। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है। बदायूं से सीनू संवाददाता नईम की रिपोर्ट। बदायूं फैजगंज बेटा थाना क्षेत्र के राजा की सीकरी गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर विवाद बढ़ गया। ग्राम समाज की जमीन पर बिना अनुमति प्रतिमा लगाने के प्रयास और बाद में प्रतिमा क्षतिग्रस्त किए जाने के आरोप के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है। प्रशासन ने पूरे दिन लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन शाम को भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। पथराव में सीओ अंशुमन श्रीवास्तव समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए, जबकि हेड कांस्टेबल के सिर में भी चोट आई। भीड़ ने पुलिस की कई गाड़ियों और एक एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की। स्थिति संभालने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। करीब 10 थानों का पुलिस बल और पीएसी मौके पर तैनात की गई। पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर उपद्रव में शामिल आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं डीएम अवनीश कुमार और एसएसपी अंकिता शर्मा ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। देखिए, यहाँ फैजगंज बेटा थाना क्षेत्र में सुबह अर्ली मॉर्निंग सीकरी गांव से पुलिस को ये गांव वालों ने सूचना दी कि गांव के ही कुछ लोग ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से अंबेडकर साहब जी की मूर्ति लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें स्थानीय पुलिस और प्रशासन सुबह से ही यहाँ पर मौजूद है और लगातार वार्ता करने का प्रयास कर रहा था। बहुत सारे ऑप्शंस भी स्थानीय लोगों को दिए गए और उनसे अनुरोध किया गया कि नियमानुसार अनुमति लेकर ही भूमि चिन्हित करके यहाँ पर मूर्ति लगाई जाएगी। इसके बाद लगातार 12-13 घंटे स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर प्रयास जब किया गया, उसके बाद भी शाम में करीब 7 से 7:30 के बीच में कुछ असामाजिक तत्वों ने यहाँ पर पुलिस और प्रशासन की टीम पर पथराव कर दिया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी और कर्मचारी घायल भी हुए हैं और कुछ गाड़ियों पर पथराव भी किया गया है, जिससे कुछ गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है। इसमें हल्का बल प्रयोग कर यहाँ से भीड़ को डिस्पर्स कर दिया गया है और बाबा साहब की मूर्ति को सुरक्षित स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा रखवा दिया गया है। अभी मौके पर स्थिति सामान्य है। कुछ लोगों को इस प्रकरण में हिरासत में लिया गया है। आगे अभियोग पंजीकृत करके इसमें कठोर वैधानिक कार्रवाई स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा की जाएगी। बदायूं से सीनू संवाददाता प्रताप ठाकुर की रिपोर्ट। रक्षाबंधन को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिले में मिलावट के खिलाफ छापेमार अभियान चलाया। टीम ने चकिया मोहल्ले में मिठाई कारखाने का निरीक्षण किया, जहां साफ सफाई और निर्माण में अनियमितताएं मिली। मौके से लड्डू और मिल्क केक के नमूने जांच के लिए भेजे गए और सुधार नोटिस जारी किया गया। वहीं अस्वच्छ परिस्थितियों में बने और अधिक रंग वाले करीब 80 किलो लड्डू, जिसकी कीमत 16,000 रुपये बताई गई, नष्ट कराए गए। इसके अलावा खोया और पनीर के भी नमूने लिए गए। खाद्य सुरक्षा विभाग ने दुकानदारों से साफ सुथरी और ताज़ी मिठाइयां बेचने की अपील की है। अभियान रक्षाबंधन तक जारी रहेगा। देवरिया से सीनू संवाददाता रवि प्रकाश बादल की रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते स्वाइन फ्लू के मामलों के बीच गाजियाबाद में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। जिले में अब तक 7 मरीजों में H1N1 संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें 4 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 3 का घर पर इलाज चल रहा है और स्वास्थ्य विभाग उनकी निगरानी कर रहा है। सभी मरीजों की हालत स्थिर बताई गई है। वहीं अस्पतालों की ओपीडी में सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ी है। रोजाना 200 से अधिक मरीज इन लक्षणों के साथ अस्पताल पहुंच रहे हैं। सीएमओ डॉक्टर सचिन वैश्य ने लोगों से घबराने के बजाय सावधानी बरतने की अपील की है। स्वास्थ्य विभाग 3T रणनीति के तहत मरीजों और उनके संपर्क में आए लोगों की निगरानी कर रहा है। लोगों को फ्लू जैसे लक्षण होने पर डॉक्टर से सलाह लेने और बिना चिकित्सीय परामर्श दवा ना लेने की सलाह दी गई है। N1 जो हमारा आता है, ये फ्लू आता है, एक सामान्य फ्लू की तरह ही है।
इसमें कोई ऐसा पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जैसा कि मौसम चेंज होने पे नॉर्मल एक बुखार आता है, उसी तरह से स्वाइन फ्लू के लक्षण भी होते हैं। अभी तक गाज़ियाबाद के अंदर हम लोगों को जो केसेस मिले हैं वो 7 केसेस जो कि सामान्य ही हैं, उसके अंदर कोई भी ऐसा खतरे की कोई बात नहीं है। इसके अतिरिक्त इससे हमने बेसिकली 3 टीज़ पे हम लोग काम कर रहे हैं। ट्रैकिंग, ट्रेसिंग एंड ट्रीटमेंट पे हम लोग कार्य कर रहे हैं बाकायदा इन केसेस के लिए। हमारी जिला सर्विलेंस की टीम, अब हम लोगों ने जिला सर्विलेंस की टीम को लगा दिया है पूरी तरीके से। इसके अतिरिक्त जितने भी हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, इन सब लोगों को हमारे द्वारा बाकायदा एडवाइजरी जारी कर दी गई है और सबको, इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को बेड आरक्षित करने के लिए भी हमारे द्वारा कह दिया गया है। इसके अतिरिक्त इनकी जो स्वाइन फ्लू से कैपेसिटी बिल्डिंग की जो ट्रेनिंग है वो भी हम लोग बाकायदा पूरा का पूरा कर रहे हैं और संवेदीकरण का जो सेंसिटाइजेशन का भी हम लोग पार्ट पूरा का पूरा कर रहे हैं, प्रचार प्रसार भी हम लोग कर रहे हैं। और हमारी जिला समन्वय जो समिति होती है इसके अंदर H1N1 के अंदर, इसके लिए हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स को भी हम लोगों ने बाकायदा एडवाइजरी जारी कर दी है। सर, एनसीआर में एक पैनिक टाइप का क्रिएट हो रहा है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें? देखिए, अफवाहों पे मेरी तो अपील यही रहेगी कि किसी भी अफवाह पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई भी ऐसा बुखार नहीं है जिसके लिए पैनिक क्रिएट किया जाए। सर, गंभीर इसमें किस तरीके से डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इसमें क्या लक्षण है? देखिए, अगर एक नॉर्मल तरीके से अगर इसके अंदर ऐसा लगता है किसी को कि बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा है या उसको बहुत ज़्यादा खांसी भी आ रही है और फ्लू, अगर नॉर्मल तरीके से हमारे जितने भी मरीज़ हैं वो हमारे सरकारी अस्पतालों में आते ही आते हैं, तो अगर उनको ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है, तो ऑफकोर्स वो आएँ और उनका तुरंत उनका टेस्ट कराएँ। टेस्ट करने पर अगर पॉजिटिव आते हैं तो फिर उसका तत्काल उनको संबंधित जो भी हमारी जो चिकित्सकीय परामर्श लेना उनके लिए उचित होगा। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण की रिपोर्ट। इंदिरापुरम थाना पुलिस ने तिकोना पार्क और सेक्टर 62 कट के पास चेकिंग के दौरान मुठभेड़ के बाद एक स्नैचर को गिरफ्तार किया। पुलिस की जवाबी कार्यवाही में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मनोज उर्फ असलम उर्फ आड़े निवासी नांगलोई दिल्ली के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी चेकिंग के दौरान बाइक से भागने लगा और पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्यवाही में वह घायल हो गया। उसके कब्जे से बिना नंबर प्लेट की अपाचे बाइक, 315 बोर का तमंचा, 2 खोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने साथी संजय शर्मा के साथ दिल्ली गाजियाबाद एनसीआर में स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देने की बात बताई। पुलिस के अनुसार आरोपी पर करीब 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। आज दिनांक 25 अगस्त 2026 को थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में अपराध और अपराधियों के नियंत्रण हेतु थाना क्षेत्र में सिफ्रा से NH9 लगती हुई सर्विस रोड पर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक बाइक पर एक व्यक्ति आते हुए दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा जब उसे रोकने का इशारा किया जाता है तो रुकता नहीं है, तब तेजी से अपनी बाइक मुड़ाकर भागने का प्रयास करता है, इससे उसकी बाइक फिसल जाती है। पुलिस टीम को अपनी तरफ आता हुआ देखते हुए उसके द्वारा पुलिस टीम पर जानलेवा फायर किया जाता है। पुलिस टीम द्वारा अपना बचाव करते हुए सिखाए गए तरीकों से जवाबी फायर किया था, जिससे उस अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगती है। उसे उपचार हेतु तत्काल भेज दिया गया है। उससे नाम पता पूछने में उसने अपना नाम मनोज सना बनवारी बताया, जो दिल्ली का रहने वाला। इसके द्वारा यह बताया कि उसने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर थाना इंदिरापुरम क्षेत्र के सिपरा चौकी क्षेत्र में चेन स्नैचिंग की थी तथा आज पुनः यह अकेले ही इस घटना के लिए यहाँ क्षेत्र में आया हुआ था। इसके पास से एक अपाची बिना नंबर प्लेट की बाइक, एक देसी तमंचा, 2 खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इस पर इसके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। इस संबंध में अगली वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। टीवी डिबेट के दौरान निषाद समाज के नेता के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर निषाद समाज के लोगों में आक्रोश है। विरोध में गोरखपुर के शास्त्री चौक पर प्रदर्शन कर अयोध्या के महंत राजू दास का पुतला दहन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि महंत राजू दास ने एक जाति विशेष के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जो निंदनीय है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर मुकदमा दर्ज करने और कड़ी कार्यवाही की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद पर भी निशाना साधते हुए समाज के मुद्दे पर आवाज नहीं उठाने का आरोप लगाया। साथ ही चेतावनी दी कि कार्यवाही नहीं होने पर निषाद समाज लोकतांत्रिक तरीके से व्यापक आंदोलन करेगा। महंत राजू दास ने कांग्रेस के प्रवक्ता कुंवर देव निषाद को टीवी चैनल पे और माँ बहन की गाली दिया खुलेआम। ये केवल कुंवर देव निषाद को उन्होंने गाली नहीं दी, वरन पूरे निषाद समाज को उन्होंने गाली दी है और इस गाली का जवाब निषाद समाज उनको अवश्य देगा। और इसी क्रम में हम लोगों ने आज उनका पुतला फूंका है और ये जब तक उनके खिलाफ FIR नहीं होगा, उनको सज़ा नहीं होगी, तब तक हम लोग का ये कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में चलेगा।
निषाद समाज कितना आक्रोशित है इस मामले को लेकर? निषाद समाज बहुत ज़्यादा आक्रोशित है और सोशल मीडिया पर तो आक्रोश दिखाई दे रहा है और ये सड़क पे भी दिखाई देगा। आपके ही समाज के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने भी इसका विरोध किया है कि नहीं, संजय निषाद का तो कोई विरोध नहीं आया है। वो सत्ता की मलाई काट रहे हैं, इसलिए उनका विरोध का कोई मतलब ही नहीं है। वो विरोध करेंगे भी नहीं। प्रमोद निषाद। निषादों में बहुत बड़ा आक्रोश है। निषाद समाज के ऊपर एक तमाचा है, इनके ऊपर एफआईआर करने की मांग करते हैं। ये महंत नहीं है जो अशब्द का भाषा का प्रयोग करते हैं, इनको मठ छोड़ देना चाहिए। अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी आगे की बहुत बड़ा हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे देश प्रदेश में। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार कश्यप, प्रदेश उपाध्यक्ष फिशरमैन कांग्रेस। गोरखपुर से सीनू संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। 12 वफात रक्षाबंधन और जन्माष्टमी को देखते हुए जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री और पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के निर्देश पर शहर में भारी पुलिस बल के साथ पैदल गश्त किया गया। एसडीएम सदर क्षेत्राधिकारी कोतवाली प्रभारी जितेंद्र प्रताप सिंह समेत चौकी प्रभारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। पैदल गश्त कोतवाली परिसर से शुरू होकर शहर के प्रमुख चौराहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों से होते हुए फूलमती मंदिर तक पहुंची। सुरक्षा के लिए पीएसी और खुफिया विभाग की टीम भी तैनात रही। अधिकारियों ने संवेदनशील स्थानों का जायजा लेकर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। देखिए, जनपद में आगामी जो त्योहार हैं, कल 12 वफात का त्यौहार है, इसके बाद रक्षाबंधन का त्यौहार और फिर जन्माष्टमी का त्यौहार है। इसके दृष्टिगत पूरे जनपद में शांति व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए 30 कमेटियों की बैठक की गई है। सब नागरिकों के साथ संवाद किया गया है और आज ही इस शहर में जिलाधिकारी महोदय और हमारे नेतृत्व में लगभग 125 पुलिस कर्मियों के साथ, पीएसी बल के जवानों के साथ जो महत्वपूर्ण मार्केट है, जो महत्वपूर्ण शहर का एरिया है, मिक्स पॉपुलेशन की आबादी है, वहाँ पर रूट मार्च किया गया है, पैदल गश्त किया गया है, फ्लैग मार्च किया गया है। इसका उद्देश्य लोगों में प्रशासन पुलिस के प्रति विश्वास पैदा करना और हमारी पुलिस हर समय सतर्क है, शांति व्यवस्था के लिए सुनिश्चित करने के लिए किया गया। साथ ही लोगों के साथ संवाद भी किया गया है और आगामी त्योहारों की दृष्टि ये हमारी तैयारी का एक हिस्सा है। हाँ, जो हमारा पुलिस बल है उसको किस तरह से ड्यूटी की जानी है, आगामी लगभग त्योहारों की श्रृंखला शुरू हो रही है, उसमें किस तरह की ड्यूटी करनी है, पब्लिक के साथ क्या आपका व्यवहार होना चाहिए, आपके ड्यूटी को किस तरह से अंजाम देना है, इसके संबंध में जो पुलिस की ड्रिल है उसके संबंध में उनको ब्रीफ किया गया है। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू की रिपोर्ट। भगतपुर थाना क्षेत्र के बेलवाड़ा स्थित अफरोज गार्डन में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के बैनर तले गन्ना किसान सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में पुराने गन्ना भुगतान और देरी से भुगतान पर ब्याज का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। संगठन के अनुसार 16 जुलाई को किसानों के पक्ष में फैसला आया, जिसमें 14 दिन बाद हुए विलंबित भुगतान पर 15% ब्याज का मामला शामिल है। मुरादाबाद गन्ना समिति से जुड़े करीब 20 गाँव के किसानों के साथ अधिकारियों ने वार्ता की। किसानों को बताया गया कि एक सप्ताह में पहले चरण के 2 वर्षों के ब्याज की जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद अन्य वर्षों का रिकॉर्ड भी दिया जाएगा। सम्मेलन में बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे और पुराने भुगतान व ब्याज का रिकॉर्ड जल्द उपलब्ध कराने की मांग की। किसानों के लिए आज बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि किसानों ने अपनी एक लड़ाई जीती है, उसकी खुशहाली में प्रधान आए थे तो ईश्वर ने भी उनका साथ दिया है। और मेरा नाम रणवीर सिंह है, मैं अखिल भारतीय प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष हूँ। आज भारतीय राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के तत्वाधान में एक कार्यक्रम था, उसमें सभी गन्ना किसान एकत्रित हुए थे। किस तरीके से कोर्ट का आदेश है उसी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था किसानों के पक्ष में, उसी को लेकर यहाँ चर्चा थी। और उसका उद्देश्य, जो आज की मीटिंग है उसका उद्देश्य ये था कि जो हमारे किसान भाई हैं, उन किसान भाइयों को ये पता होना चाहिए, उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि हमें कितना पैसा जो ब्याज का है, जो बनता है 30 साल का, जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें आदेश दिया है, उसके उपलक्ष्य में ये आज मीटिंग यहाँ वार्ता की गई थी। और आपने देखा होगा कि पीछे भी ओलावृष्टि रही है। ओलावृष्टि में भी क्या है कि सरकार जो जिन कर्मचारी को भेजती है
तो यदि किसी के हिस्से में 1000 आता है और उसकी ज़मीन 5 बीघा है तो उसको भी 1000, यदि 20 बीघा है उसको भी 1000। इस तरह के जो धांधली होती है, उस धांधली को दूर करने के लिए किसानों को पता चले कि हमें जो उसका ब्याज का पैसा है वो कितना मिलेगा, इसलिए उनको यहाँ एकत्रित किया गया था। ये था मेन। गन्ना मिल की तरफ से नहीं, बल्कि कहा जाए तो मुरादाबाद जो गन्ना समिति है उसके सचिव और एससीडी साहब यहाँ मौजूद थे, उनको बुलाया गया था। जो मेन मुद्दा था वो मुद्दा यही था कि एससीडी साहब और सचिव साहब हमारे उन गन्ना किसान साथियों को ये बताएं कि उनका जो ब्याज का पैसा है वो कितने दिन में उन्हें उपलब्ध करा देंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 30 वर्ष तक का गन्ने का ब्याज किसानों को मुहैया कराया जाए, उपलब्ध कराया जाए। उसी सापेक्ष में, क्योंकि एक 30 साल बहुत बड़ा समय होता है और इस समय को किस प्रकार से हम आगे बढ़ाएंगे, तो समिति का और ये कहना है क्योंकि काम ज़्यादा है और संख्या अधिक है, तो उसके हिसाब से अभी 1 सप्ताह का समय 2 वर्ष के लिए उन्होंने दिया। 2 वर्ष का हम सारा रिकॉर्ड 1 सप्ताह के भीतर उपलब्ध करा देंगे। धीरे धीरे 30 वर्ष तक का हिसाब वो किसानों को देंगे। आज फ्रूट गार्डन में भारी संख्या में किसान एकत्र हुए थे, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक सांगवान और मैं राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सरदार BM सिंह जी, मैं उसका जिला अध्यक्ष हूँ। और हमारे सरदार BM सिंह जी ने सन 2006 में एक मुकदमा दायर किया था हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में कि हमारे किसानों को 14 दिन के बाद में 14 दिन से विलंब पे जो गन्ना भुगतान होता है उसका हमें जो है 15% के हिसाब से पेमेंट होना चाहिए। और वो मुकदमा 16 जुलाई 2026 को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने हम किसानों के हक़ में, हमारे सरदार BM सिंह जी के हक़ में वो दिया। हमारे सरदार BM सिंह जी ने कभी किसी के निस्वार्थ भाव से हमेशा किसानों के हित में रहे। 30 साल ये लंबी लड़ाई उन्होंने जीती है। उसके लिए मैं सभी किसानों की तरफ से, मैं डॉक्टर अभिषेक सांगवान अपने जिला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज गन्ना समिति की तरफ से कुछ अधिकारी आए थे, क्या आश्वासन देकर गए? हाँ जी, गन्ना समिति की तरफ से जो अधिकारी आए थे वो DCO साहब इसलिए नहीं आ पाए थे क्योंकि DM साहब के साथ उनकी एक वार्ता थी। सचिव साहब और SCDI साहब हमारे बीच में आए थे। उन्होंने हमसे ये बोला कि सत्र 2024-25 और 2025-26 सत्र का 2 साल का ब्याज का जो डेटा है वो किसान में बांट के वो हमें 1 हफ्ते के अंदर उपलब्ध करा देंगे। तो डेटा की 3 साल की बात होती है, 2 साल के आश्वासन दिया है। 1 साल के डेटा देने के लिए उन्होंने हमसे 3-4 दिन का और मांगा है। लगभग 10 दिन में हमारे पास 3 साल का 2023 से 2026 तक का डेटा उपलब्ध होगा। जिस तरीके से आज देखा गया भारी वर्षा हो रही है और भारी संख्या में किसान एकत्र हुए हैं आपके आवास पर, तो किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे अपने? मैं साहब किसानों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतनी बारिश होने के बावजूद, इतना मौसम बिगड़ने के बावजूद भारी संख्या में 1200 किसान हमारे एक बार के कहने पे ऐसे मौसम में एक छत के नीचे इकट्ठे थे। ये एक बहुत बड़ी संख्या होती है और ये जो है हमारे जो हमारा संगठन है उसके प्रति उनका लगाव, उसका जो सम्मान है वो प्रकट करती है। एक मेरे प्रति उन लोगों का लगाव जो है वो प्रकट करती है। इससे मैं किसानों को, सभी सारे जितने भी किसान उपस्थित थे और जो बारिश होने के कारण उपस्थित नहीं रह पाए, उन्हीं सभी का ही तहे दिल से धन्यवाद अदा करूं। मुरादाबाद से कैमरा पर्सन नवील अहमद के साथ जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले की जांच के सिलसिले में हरिद्वार पुलिस मंगलवार को डॉक्टरों की टीम के साथ सहारनपुर पहुंची। जनकपुरी क्षेत्र के कब्रिस्तान में 6 माह की बच्ची की कब्र खोदकर DNA सैंपल लेने की कोशिश की गई, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी उपयोगी सैंपल नहीं मिल सका। पुलिस के मुताबिक ये कार्यवाही हरिद्वार के मंगलौर थाने में दर्ज पॉक्सो मामले में कोर्ट के निर्देश पर की गई। स्थानीय मजिस्ट्रेट और परिजनों की मौजूदगी में कब्र की पहचान कर खुदाई की गई। सैंपल नहीं मिलने के बाद टीम विधिक प्रक्रिया पूरी कर वापस लौट गई। पुलिस ने बताया कि मामले में आरोपी को पहले गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है और चार्जशीट भी दाखिल की गई है। मामले की आगे की जांच जारी है। देखिए, आज 25 अगस्त 2026 को थाना मैंगलोर से पुलिस आई थी, जिसमें थाना मैंगलोर जिला हरिद्वार में मुकदमा संख्या 177/2026 पंजीकृत हुआ था पॉक्सो अधिनियम का, जिसमें माननीय न्यायालय हरिद्वार के द्वारा जो इसमें एक बच्ची थी जिसकी मृत्यु हो गई थी, जो 6 महीने की थी, तो उसकी पैटर्निटी को लेकर कोई विवाद था, जिसको माननीय न्यायालय के द्वारा उसका जो शव था वो कब्र से निकालकर उसमें DNA मिलान के लिए आदेश किया गया था। इसी आदेश के क्रम में जो हरिद्वार की पुलिस थी और इसमें उसके परिजन थे
और नामित मजिस्ट्रेट थे, और लोकल पुलिस की मौजूदगी में उसके कब्रों को निकालकर उसमें जो है कार्रवाई की गई थी। और उसके बाद सारी कार्रवाई करने के बाद जो हरिद्वार की पुलिस थी वो वापस चली गई थी। सहारनपुर से सीनू संवाददाता अतहर हुसैन की रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट के हिजाब को लेकर की गई टिप्पणी पर मौलाना कारी इसहाक गौरा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अदालत के सामने हिजाब के धार्मिक और संवैधानिक पहलुओं को मजबूती से रखा जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इस्लाम में हिजाब मुस्लिम महिलाओं के लिए धार्मिक आस्था और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा विषय है। मौलाना गोरा ने कहा कि मुस्लिम बेटियां हिजाब के साथ शिक्षा हासिल कर सकती हैं और देश की तरक्की में योगदान दे सकती हैं। उन्होंने न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए मामले पर दोबारा गंभीरता से विचार करने की अपील की। देखिए, आज हिजाब को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक टिप्पणी देखने को मिली। हमें याद रखना चाहिए कि जब भी कोर्ट कोई टिप्पणी करता है तो वकील के दलाइल और सबूत के आधार पर करता है। वकील ने क्या अपने दलाइल रखे, क्या बातें रखी, इसकी पूरी तहकीक करने की जरूरत है। हमें याद रखना चाहिए कि पर्दा जो है मुस्लिम महिलाओं के लिए बेहद जरूरी है, यानी मजहब इस्लाम का एक तरह से एक लाजमी फर्ज मामला है। और मुझे लगता है कि इस पर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट को पुनर्विचार करना चाहिए। हम एक तरफ जहां बच्चियों की, खासतौर से महिलाओं की आज़ादी की बात करते हैं, उनके एजुकेशन की बात करते हैं, तो हमें उन्हें आज़ादी भी देनी चाहिए। और ये स्कूल पर मुझे लगता है कि डिपेंड करता है कि वो यूनिफॉर्म के साथ हिजाब को भी अनुमति दे, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं और बच्चियां ऐसी हैं जो हिजाब नहीं पहनेंगी तो वो स्कूल नहीं जा पाएंगी, तो कहीं ना कहीं उनके एजुकेशन में एक बांधा बंधेगी। तो मुझे लगता है कि उनको सहूलत देने की आवश्यकता है। और जिस तरह की बात माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कही है, मुझे लगता है उनको पुनर्विचार करने की जरूरत है। देखिए, अभी कोर्ट के और भी दरवाजे खटखटाए जा सकते हैं। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक टिप्पणी है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाया जा सकता है। और बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को जो है एक चुनौती दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या अपनी टिप्पणी देता है। मैंने वही कहा है कि हमें जो है महिलाओं की आज़ादी के लिए, महिलाओं के एजुकेशन के लिए काम करने की जरूरत है। और जिस तरह से महिलाएं पढ़ना चाहें, हिजाब में जाना चाहें, उनको इजाजत देनी चाहिए। सहारनपुर से सीनू संवाददाता अतहर हुसैन की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।